पूरा एक 7 दिन का जो करंट है, समसामयिकी है, उसको लेकर के हम वीडियो संडे टू संडे आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने देखा है कि लोग पर डे भी करंट का वीडियो बनाते हैं, जिसमें उन चीज़ों को भी रख लेते हैं जिनसे कभी भी कोई क्वेश्चंस ना तो बनते हैं ना ही बनने के चांस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन वीडियो बनाना है तो कुछ भी कोई भी न्यूज़ आती है बस उसको लेकर के आप रख दो। इसके लिए भी एक सिलेक्टेड अप्रोच होती है, सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, उनको लेकर के ही उन फैक्ट को सामने रखते हैं। अगर हम हर किसी को अपने उसमें करंट अफेयर में जोड़ लेंगे तो आप में और 24 घंटे चलने वाले जबरिया खबरिया चैनलों में कोई अंतर नहीं होता है। एक न्यूज़ जो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ से नोट डाउन करेंगे कि स्ट्रेटो लॉन्च नामक कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बनाया। ये जो एयरक्राफ्ट है किस लिहाज से, अगर इसके विंग्स, पंखों को भी अगर हम लेते हैं, सम्मिलित करते हैं तो ये सबसे बड़ा हो जाता है। अगर विंग को नहीं लेते हैं तो आगे और भी ऐसे एयरक्राफ्ट मिलते हैं जो काफ़ी बड़े हैं। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बिल गेट्स के साथ दूसरे इसके को फाउंडर थे पॉल एलन, इनके द्वारा ये कंपनी स्टार्ट की गई थी ईयर 2011 में। और इस एयरक्राफ्ट का जो मेन यूज रहेगा वो रहेगा सैटेलाइट के लॉन्चिंग पैड के रूप में। सैटेलाइट जो स्पेस में छोड़े जाते हैं, आपको मैंने फिजिक्स में बताया था कि इनको इक्वेटर के पास से अगर छोड़ा जाता है तो कम फोर्स देना पड़ता है, और इक्वेटर से अगर दूर छोड़ा जाता है तो ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर पृथ्वी के ऊपर से इनको छोड़ा जाता है तो फिर और भी मिनिमम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी पर्पज से ये बनाया गया है। इसमें 10 किलोमीटर तक ये जो एयरक्राफ्ट है उस सैटेलाइट को लेकर जाएगा और वहाँ से इसे हम छोड़ देंगे। तो इस जो प्लेन जो बनाया गया, इसकी जो विंग्स हैं 385 फीट लंबे हैं, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड के जितने बड़े। इसमें किया क्या गया है, 2 एयरक्राफ्ट की बॉडी आपस में कनेक्टेड है, इसमें 6 इंजन हैं, ठीक। और ये अपनी अपनी एक जो उड़ान भरा उसमें 15,000 फीट की ऊंचाई तक गया, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 170 माइल पर आवर तक रही। इसको उड़ाने वाले जो पहले पायलट थे वो थे इवान थॉमस। तो ये आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यहाँ पर एक कंपनी है स्पेस एक्स, ये अमेरिका में ये कंपनी है, फ्लोरिडा में। इसके द्वारा एक रॉकेट मतलब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जिसका ऑब्जेक्ट है कि आगे नियर फ्यूचर में ये स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। कि जैसे नासा तो अपनी तरफ काम करता है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा ये काम किया गया है। इसने जो रॉकेट छोड़ा इसमें एक बोल सकते हैं कि क्लोन बना के भेजा गया, एक रोबोट या कह सकते हैं डमी पुतला डाल के भेजा गया, जिसमें सेंसर लगे हुए हैं जो ये बताएगा कि स्पेस में यदि किसी मनुष्य को भेजा जाता है तो उस पर क्या क्या असर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे चल कर के नासा इस चीज़ को अप्रूवल दे रहा है। ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसके संस्थापक का नाम कभी पूछ लें तो एलन मास्क हैं। 2011 में आपको याद होगा कि स्पेस शटल जो था उसने काम करना बंद कर दिया। तब से अमेरिका किसी भी अपने अंतरिक्ष यात्री को अपने यहाँ के किसी भी रॉकेट के द्वारा नहीं भेज पाया है। ये डिपेंडेंट हो गया है किस पर, ये रूस के जो यान है सोयूज यान, उसके द्वारा अपने स्पेस जो ट्रेवलर्स रहते हैं अंतरिक्ष यात्री उनको भेज पाता है। ठीक, तो ये जो स्पेस एक्स था इसने फॉल्कन 9 रॉकेट में एक कैप्सूल, ड्रैगन क्रू कैप्सूल उसको भेजा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कई सारे देशों का मिला हुआ है वहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशल कह सकते हो कि जिसको हमें याद रखना पड़ेगा, जिससे इसमें जो अंतरिक्ष यात्री उसको नाम दिया गया है रिप्ली। और ये जो रिप्ली है ये एक मूवी आई थी एलियन मूवी, जो उसका एक कैरेक्टर उसके बेस पर इसे रखा गया है। इसके बाद हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इससे आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ब्लैक होल के बारे में अभी बात की गई। एक ब्लैक होल पहले से जानकारी थी, बट ब्लैक होल की पिक्चर पहली बार जारी की गई है स्पेस साइंटिस्ट के द्वारा
इन्होंने बताया कि गैलेक्सी में लगभग 4,000 करोड़ में फैला हुआ है। स्पेस साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर जारी की गई। ये ब्लैक होल इतना बड़ा बताया जाता है कि पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है। और इसकी पिक्चर किससे ली गई, किससे खींची गई? तो हॉरिजन टेलीस्कोप। ये हॉरिजन टेलीस्कोप जो है ये कोई अकेला टेलीस्कोप नहीं है, ये ऐसे 8 टेलीस्कोप जो है उनका पूरा नेटवर्क है। ठीक, अब ये जो ब्लैक होल है ये कहाँ, ये कौन सी गैलेक्सी में? तो M87 गैलेक्सी में ये मिला। ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा, उससे वजन में लगभग सूर्य से 650 करोड़ से भी ज़्यादा भारी है। ये अभी तक का, जितनी हम इंसानों ने खोज की उसमें ये अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ठीक, अब ये जो पिक्चर जारी की गई है इसमें इस ब्लैक होल के चारों ओर एक आग का गोला दिखाया जा रहा है। इसके बारे में किसने सबसे पहले इमेजिनेशन किया था? तो प्रोफेसर फैल्के। ये कहते हैं कि इसके चारों ओर जो दिखाई दे रहा है ये गर्म, बहुत ही गर्म गैसें हैं जो ब्लैक होल में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड में कई सारे स्टार्स मिलकर के जितनी रोशनी करते हैं उससे भी ज़्यादा ये चमकीला ब्लैक होल है। इसलिए ये इतनी दूरी के बावजूद भी टेलीस्कोप से दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कई सारी हॉलीवुड मूवी जो ब्लैक होल को एक इमेजिनेशन करके बताते थे, तो लगभग वैसा है। ठीक है, अब ब्लैक होल क्या होता है थोड़ा सा आपको ब्रीफ में ये बता देता हूँ कि ब्लैक होल हमारे स्पेस में एक ऐसा हिस्सा होता है कि जिसका आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा, इतना स्ट्रांग होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को तो अपनी ओर खींचता ही है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने में से निकलने नहीं देता है। ठीक है, अभी तक जो विचार थे कि ब्लैक होल कोई खाली जगह होता होगा, नहीं, ये खाली जगह नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा मैटर होता है और बहुत बड़े एरिया में, बस इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो हर ब्लैक होल के आगे स्पेस में एक ऐसा एरिया, ऐसा रीजन बन जाता है जिसे इवेंट हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, कि जिसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो आइंस्टीन ने जैसा इमेजिनेशन किया था, लगभग ब्लैक होल कुछ उसी प्रकार से सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये आजकल जो न्यूज़ में आया उससे संबंधित क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं साइंस की न्यूज़ को छोड़ करके कुछ इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कि अभी क्या किया गया है कि अमेरिका के एक व्यक्ति हैं डेविड मालपास, इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें विश्व बैंक का चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर कब तक रहेंगे? ये नेक्स्ट 5 साल तक रहेंगे, 63 ईयर। जनरली विश्व बैंक और IMF के चेयरमैन किसी अमेरिकी को बनाते हैं। जनरली उसके पीछे की कहानी ये है कि अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा उसमें शेयरिंग, यानी सबसे ज़्यादा उसका पैसा लगा हुआ है, तो वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहता है। ठीक, ये वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष हैं? ये 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ अब वर्ल्ड बैंक जो है, इसका पुराना नाम आपको पता होगा, इसका नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD कहते हैं। इसके भी चेयरपर्सन हो गए। वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का समूह होता है, तो एक संस्था और है जिसमें, जिसे हम IDA कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके भी ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो चूंकि ये फैक्चुअल है, 1 लाइन MCQ टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको कर लेना चाहिए। इसके बाद एक और इंटरनेशनल न्यूज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए, सूडान को लेकर के। सूडान ये जो देश है, यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर तख्ता पलट दिया गया। ये तख्ता पलटने की जो बात आती है, ये जो न्यूज़ आती है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उस सरकार को या तो जनता या वहाँ की आर्मी हटा देती है, तो इसको कहते हैं तख्ता पलटना। तो यहाँ पर तख्ता पलट जो किया गया था, वो उसके बाद कुछ चेंज आ रहे हैं। क्या चेंज आ रहे हैं कि मिलिट्री काउंसिल के जो प्रमुख थे, उन्होंने क्या किया? लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अब्दुल रहमान, इन्होंने टेलीविज़न पर बोला कि हम जो भी ये व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे, गठन करेंगे। यहाँ जो कर्फ्यू लगाया गया था
और लोगों को जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने उस कर्फ्यू को समाप्त करने की घोषणा की। जो भी राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करने की घोषणा की। इन्होंने कहा कि जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अलग अलग प्रांतों में जो सरकारें हैं, वो सब समाप्त कर दी जाती है। कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को पूरा सम्मान करेंगे, मानव अधिकार सबके प्रदान करेंगे, ठीक। और फिर ये भी अनाउंस करते हैं कि आम चुनाव जब तक हो नहीं जाते, यानी फिर से एक चुनी हुई सत्ता नहीं आ जाती, तब तक सेना क्या करेगी, शांति व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखेगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि सारे प्रोसेस में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है, ठीक है। तो सामान्य जीवन जो सुचारू रूप से चले, लोग काम पे आ जाएं, इसके लिए उन्होंने अपोजिशन विपक्षी पार्टी को भी कहा है कि उनके इस काम में सहयोग करें, ठीक। अब सूडान में हुआ क्या था कि सूडान पर वहाँ पर उमर अल बशीर राष्ट्रपति थे। अब राष्ट्रपति थे तो उनकी सरकार को हटा दिया था उन्हीं के एक जो सैनिक जो रक्षा मंत्री थे उनके द्वारा। तो जब रक्षा मंत्री के द्वारा हटाया तब भी सूडान की जनता जो थी वो विद्रोह करती रहती है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि रक्षा मंत्री थे अवाद इन ऑफ, उन्होंने राष्ट्रपति को हटाया, लेकिन वहाँ पर ये विचार थे कि ये जो व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति अल बशीर से ज़्यादा क्लोज थे। अब ये ज़्यादा क्लोज थे तो इसलिए जनता विद्रोह से पीछे नहीं हटती है। तो आगे चल कर के इन्होंने जो रक्षा मंत्री थे अवाद इन ऑफ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने अपनी ये पोस्ट किसको दी, तो वो पोस्ट दी थी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अब्दुल रहमान बुरहान को, है ना। शॉर्ट में कोई भी नाम आप याद कर लेना। अब इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, तो अब ये स्थिति सूडान की बनी हुई है। थोड़ा सा 1, 2, 4 दिन 8 दिन आप इसको देखते रहना कि क्या यहाँ पर चल रहा है। तो जब ऐसी तख्ता पलट की कार्यवाहियाँ होती है तो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है, कई सारे लोगों के सामने समस्याएं आती है, ठीक। तो ये हुआ ये वाली न्यूज़। इसके बाद एक और न्यूज़ है महत्वपूर्ण जो आजकल फिर से चर्चा में आ गई है, जूलियन असांजे के नाम से। ये एक जासूस था, जासूस है, आजकल गिरफ्तार हो चुका है। ये जो जासूस थे इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी विकीलीक्स, और इस विकीलीक्स से ये क्या करते थे, अमेरिका के खुफिया डॉक्यूमेंट यानी अलग अलग देशों के जो गोपनीय सीक्रेट दस्तावेज थे उनको इन्होंने ओपन कर दिया। यहाँ तक कि भारत सरकार के भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे उनको ओपन कर दिया। इनके ऊपर आरोप लगा था स्वीडन में कि इन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया था, तो आरोप लगा, इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। ये ब्रिटेन में आए, इंटरपोल के द्वारा भी इनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया। तो 2012 में ब्रिटेन में इक्वाडोर एक देश है, उसकी जो एम्बेसी थी, दूतावास, वहाँ पर इन्होंने शरण ले ली, राजनीतिक रूप से शरण। अब यहाँ आप समझना कि दूतावास जिस भी देश में होते हैं दूसरे देशों के, उन दूतावासों पर उसी देश का कानून चलता है जिस देश के ये दूतावास जिस देश में है वहाँ का। यानी ब्रिटेन में दूतावास ये किसका है, इक्वाडोर का, तो ब्रिटेन का लॉ दूतावास की बाउंड्री के अंदर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इक्वाडोर ने उन्हें शरण दे दी और बाहर ब्रिटिश पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए रहती थी, तो वो बस खिड़की में से आते थे और वहीं छोटे से दूतावास में 2012 से लेके 2019 तक रह रहे थे, ठीक। अब हुआ ये कि चूंकि ये जासूस थे तो इन्होंने इक्वाडोर के राष्ट्रपति को ही एक प्रकार से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन जो वहाँ के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो थे उनके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे विकीलीक्स में जारी करने शुरू कर दिए। इससे जो इक्वाडोर के राष्ट्रपति थे वो नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको जो शरण दी हुई थी अपने राजदूत में उसको वापस ले लिया। तो इक्वाडोर का जो राजदूत था उसने ब्रिटिश सरकार को कॉल किया, ब्रिटिश की स्थानीय एजेंसी को, और वहाँ पर ब्रिटिश जो पुलिस है एंट्री लेती है और इन्हें वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। अब इनको ब्रिटेन में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इन पर केस जो भी चलेगा वो चलेगा। इसी दौरान क्या हो रहा है कि अमेरिका अब इस कोशिश में लग गया है कि जूलियन असांजे को वो अपने देश में ट्रांसफर चाहता, प्रत्यर्पण कराना चाहता है, क्योंकि वो इनके खिलाफ जो गोपनीय जो उन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे उसके मामले में ये काम कर रहा है। तो ये जूलियन असांजे, ये नो डाउट
चूंकि जासूस तो था ही, बट इसको पहले से जानकारी हो गई थी कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इन्होंने अपने अरेस्ट होने के 7 दिन पहले ही अपने विकीलीक्स पे इस बारे में बोल दिया था कि नियर फ्यूचर में इनको अरेस्ट किया जा सकता है, और वो वैसा हुआ। तो इनको ये ऐसा नहीं अनअवेयर थे, बट ये अवेयरनेस थी। इसके बाद एक और खबर है जो काफ़ी हमारे लिए दुखद भी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन, तो इसके संबंध में अभी फिर से ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, अफसोस जताया हुआ है ब्रिटिश हाउस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, संसद में, कि ये उस समय जो घटना हुई थी ये ब्रिटेन के इतिहास में एक शर्मनाक दाग है। अब इतने सालों के बाद ये बात उठी कहाँ पर, तो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो जो क्वेश्चन सेशन चल रहा था वहाँ जवाब देते हुए उन्होंने बोला था कि ये एक शर्मनाक धब्बा है। इसके पहले ब्रिटिश महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय थी 1907 में, उन्होंने भी इसी तरीके से कहा था कि हमें उस घटना का दुख है, शर्मनाक धब्बा है, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने अभी तक हम भारतीयों से इस नृशंस हत्याकांड के संबंध में माफ़ी नहीं मांगी है। ठीक, चूँकि ये अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित होता जाता है। भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, ग्लोबल जो एग्जिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो अब ये इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए कि जिससे भारत के साथ इनके इकोनॉमिक रिलेशंस ठीक से बने रहें, उस पर्पज़ को लेके ऐसी बयानबाजी की जा रही है। आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो जलियांवाला एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट, और इस रॉलेट एक्ट में पुलिस को अधिकार मिल गया था कि बिना किसी भी अपील, दलील, वकील के ब्रिटिश सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार किया गया था। इनके विरोध में वैशाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। तो जनरल डायर ने यहाँ बिना किसी अनाउंसमेंट के गोलीबारी कराई थी। जो ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं कि इस गोलीकांड में 379 लोग मारे गए थे, और ये ब्रिटिश रिकॉर्ड, जबकि इससे कहीं ज़्यादा लोग इस घटना में मारे गए थे, कुछ लोग इसमें घायल हुए थे। आज भी जलियांवाले बाग में जाते हैं तो वहाँ पर वो जो गोलियाँ चलाई गई थी उसके निशान देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक और खबर है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पहली बार अमेरिका ने किसी देश के फोर्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ये मेलानिया ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की ओर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया हुआ है, ईरानी सेना का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसको इन्होंने बोल दिया है कि ये आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन की घोषणा करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि अब इसको कोई भी फंडिंग कोई दूसरा देश नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चूंकि आप सब जानते हैं कि ईरान के साथ अभी अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत ही खराब दौर में गुजर रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका ऐसी चीज़ें करता रहता है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना, 1979 में जो ईरानी क्रांति हुई थी तब ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड का गठन किया गया था, और ये किया था ईरान के वहाँ के जो नेता हैं अयातुल्ला खुमैनी, उनके द्वारा किया गया था। अब एक तो वहाँ ईरान की आर्मी होती है, आर्मी क्या काम करती है, बाहर बॉर्डर पर रहेगी, दूसरे देशों से सुरक्षा देगी। दूसरी तरफ ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड था ये बनाया गया था कि वहाँ के जो निजाम है या वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो धीरे धीरे ये जो फोर्स है ये काफ़ी मजबूत हो गई और ज़्यादातर इसी के डिसीजन चलने लगे, आर्मी को इनके डिसीजंस मानने पड़े। ठीक, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो आगे जो कुछ भी वहाँ पर घटा वो सब इसी के अंडर में था। हाल फिलहाल में ईरान और अमेरिका के संबंध खराब हुए, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है कि वहाँ से हम जो क्रूड ऑयल मंगाते थे उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर जो भी देश ईरान से मंगाएगा उसको अमेरिकी जो सैंक्शन है उनका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती है। सीरिया की लड़ाई में भी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इसके कई सारे लोग वहाँ गए थे तो इनके कई सारे कमांडर मारे गए थे, तो ये जासूसी भी करता है इन सारी चीज़ों को। तो ये इंटरनेशनल कुछ जो पिछले सप्ताह में घटा उससे संबंधित मेन चीज़ें जिनसे आगे चल करके पूछा जा सकता है।
अब नेशनल की बात करो तो नेशनल में इस प्रकार की खबरें कोई पिछले वीक में रही नहीं। कोई राफेल विमान की बात करता है तो कोई वो चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का हो चुका है, तो इनसे जब ये हो जाएगा कुछ बड़ा आएगा तो उसको लेकर बताएंगे। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर। यहाँ से क्वेश्चंस आज आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मीना कुमारी मैसनाम, इन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड कप जो बॉक्सिंग चल रही है उस बॉक्सिंग में इनके द्वारा ये गोल्ड मिला है ना, तो गोल्ड और 2 इनको सिल्वर मेडल भी मिले। ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है, वर्ल्ड कप बॉक्सिंग का हो रहा है, ये जर्मनी के कोलोन में हो रहा है। ठीक, तो 54 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसके पहले ये एशियन चैंपियनशिप 2014 में हुई थी, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने 3 बार सफलता प्राप्त की थी, तो ये इनकी एक उपलब्धि थी। चूँकि ये नाम ऐसा है कि क्रिकेट के अलावा प्लेयर्स को भारत में इतनी पहचान नहीं मिलती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रिकेट के बियॉन्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मीना कुमारी के अलावा इसी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में साक्षी ने 57 किलोग्राम में और पोलियो वासुमती ने 64 किलोग्राम में सिल्वर मेडल पर अधिकार किया। ठीक है, यहीं पर पिंकी रानी ने 51 किलोग्राम में और परवीन ने 60 किलोग्राम में, यानी कि कुल मिलाकर के 5 मेडल हमें बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में प्राप्त होते हैं। सिंगापुर ओपन जो हो रहा है उसमें पीवी सिंधु जो थी वो जापान की नोजोमी ओकुहारा से सेमीफाइनल में पराजित होकर के बाहर हो गई हैं। ठीक है, अब चूंकि बाहर हो गई हैं तो इसलिए इससे पूछे जाने के चांस इतने ज़्यादा तो नहीं बनते, बट फिर भी हमें कर लेना चाहिए, राइट। इसके बाद एक और न्यूज़ आएगी, ज्योत्सना चिन्नप्पा, ये स्क्वैश प्लेयर हैं, ये कहाँ पर मकाऊ ओपन स्क्वैश में सेमीफाइनल में पहुँच गई। ये विश्व की 3रे नंबर की खिलाड़ी हैं, जो इन्होंने 11-8, 11-2, 11-9 से वहाँ पर पहुँच करके विश्व की 5वें नंबर की जो प्लेयर थी मायर हैनी, उनको हरा दिया था। इसी में क्या हुआ कि जो पुरुषों के 2रे नंबर के खिलाड़ी सौरभ घोषाल, वो इस मैच से बाहर हो गए। ठीक, तो ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ऐसे नाम है, यहाँ पर चूंकि उपलब्धि तो इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, मगर ये नाम पूछे जा सकते हैं कि इस पर्सनैलिटी को कि सौरभ घोषाल किससे संबंधित है, उन चीज़ों को। और स्पोर्ट्स सेक्शन में एक और न्यूज़ देख सकते हैं कि 2020 में जो ओलंपिक हो रहे थे उसमें महिलाओं की जो फुटबॉल टीम थी, जिसमें क्वालिफाइंग करने के लिए टूर्नामेंट हुआ था, किसके साथ, म्यांमार के साथ, तो उससे ये बाहर हो गई। यहाँ पर दोनों के बीच 3-3 का ड्रॉ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी किसको चांस मिला, म्यांमार को चांस मिला था। तो इस प्रकार से ये हमें जो मौका डायरेक्ट एंट्री का मिलना था वो समाप्त हो जाता है। और स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करो तो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में डेली जो मैच होते हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आईपीएल जब कंप्लीट हो जाए, फाइनल मैच होगा, किस किस के बीच हुआ था, तब हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ये पिछले 7 दिन का जो भी समसामयिकी थी उसको लेकर के, और आप हमसे क्या चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।